नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुफिया मिशन की, एक ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन की जिसने देश की कहानी का रुख ही मोड़ दिया। इसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 60,000 करोड़। अब ये सुनने में तो महज एक रकम लगती है, लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं था। नहीं, ये एक हथियार था जिसे भारत की नींव हिलाने के लिए, हमारी स्थिरता पर सीधा हमला करने के लिए तैयार किया गया था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा वित्तीय अपराध नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक सुनियोजित साजिश थी और इसकी जड़ें जुड़ी थी पाकिस्तान से। प्लान ये था कि 2014 के भारतीय आम चुनावों के ठीक बाद इसे अंजाम दिया जाए। और इस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बड़े नाम, दाऊद इब्राहिम, आईएसआई का मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स, और भारत में इनके मददगार जैसे गैंगस्टर अतीक। इनका प्लान बिल्कुल साफ था। नेपाल यूपी बॉर्डर के जरिए भारत में इतनी अच्छी क्वालिटी के नकली नोटों की बाढ़ ला दो कि कोई पहचान ही ना पाए। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, यानी आर्थिक युद्ध। जरा सोचकर देखिए, अगर बाजार में चल रहा हर दूसरा नोट नकली निकलने लगे तो क्या होगा? लोगों का अपनी ही करेंसी से विश्वास उठ जाएगा, महंगाई आसमान छूने लगेगी और पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। तो मकसद दोहरा था। एक तो अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करो और दूसरा उसी पैसे से आतंकवाद को फंड करो। मतलब देश को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर कर दो। अब जब इस बड़ी और बेहद खतरनाक साजिश की खुफिया रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की टेबल पर पहुंची, तो वो एक बात बिल्कुल साफ समझ गए थे कि इस तरह के असाधारण खतरे से निपटने के लिए तरीके भी साधारण नहीं हो सकते, कुछ अलग करना होगा। और तब डोभाल ने एक बहुत ही साहसिक प्लान सामने रखा जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन लीफ। इस मिशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। दो लक्ष्य। पहला, भारत में बैठे अतीक जैसे लोगों का जो पूरा नेटवर्क है उसे तोड़ो, और दूसरा, दुश्मन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो 60,000 करोड़ के नकली नोट, उन्हें एक ही झटके में रद्दी में बदल दो। पर इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं था। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू में थोड़ा झिझक रहे थे और चिंता भी बिल्कुल जायज थी कि इतने बड़े और कड़े कदम का देश के करोड़ों आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब उन्हें इस खतरे की पूरी गहराई समझाई गई और बताया गया कि इसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस जोखिम भरे लेकिन जरूरी फैसले पर मुहर लग गई। तो अब पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक जानकारी के टुकड़े पर आकर टिक गया। एक ऐसी खुफिया इंफॉर्मेशन जो सिर्फ वही शख्स ला सकता था जो दुश्मन के गढ़ में उनकी नाक के नीचे काम कर रहा था, एक भारतीय जासूस। अजीत डोभाल ने एक सीधा और स्पष्ट निर्देश भेजा। यह निर्देश गया पाकिस्तान में दुश्मन के भीतरी सर्कल में सालों से अपनी पहचान छिपाकर काम कर रहे भारतीय जासूस मेजर शोभित शर्मा के पास। और सवाल बस एक था, ये पता लगाओ कि वो 60,000 करोड़ के नोट छप चुके हैं या अभी छपने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ इसी एक बात पर टिका था। अब इस जानकारी को कंफर्म करने के लिए मेजर शर्मा ने एक बहुत ही चालाकी भरा दांव चला। उन्होंने साजिश करने वालों से संपर्क साधा और कहा कि देखो, नेपाल वाला जो रास्ता है वो अब सेफ नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक नया और ज्यादा सुरक्षित रूट है। और बस साजिशकर्ता इस झांसे में आ गए। उन्होंने मेजर शर्मा को एक बहुत बड़े गोदाम में बुलाया और वहां जो नजारा था उसने भारत की सबसे बड़ी आशंका को सच में बदल दिया। बोरियों में भरे शिपमेंट के लिए बिल्कुल तैयार नकली नोटों का एक पहाड़ लगा हुआ था। जवाब मिल चुका था, नोट छप चुके थे। जैसे ही ये कंफर्मेशन दिल्ली पहुंचा, घड़ी की सुइयां मानो तूफानी रफ्तार से घूमने लगीं। अब ऑपरेशन ग्रीन लीफ अपने आखिरी और सबसे तेज फेज में एंटर कर चुका था। अब एक एक पल की कीमत थी। 7 नवंबर की सुबह डोभाल को खबर मिली, दुश्मन 9 नवंबर को अपनी चाल चलने को तैयार था। उसी दोपहर डोभाल ने यूपी के डीजीपी को सीधा ऑर्डर दिया, अतीक को जितनी जल्दी हो सके उठाओ। और अगले ही दिन 8 नवंबर की शाम होते होते स्पेशल टास्क फोर्स के एक जबरदस्त तेज ऑपरेशन के बाद गैंगस्टर अतीक सलाखों के पीछे था। भारत के अंदर दुश्मन की जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट चुकी थी। 8 नवंबर की वो रात, दो राजधानियों में दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ इस्लामाबाद में नकली नोटों से भरे ट्रक्स बस हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री, एनएसए, वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर के बीच एक बंद कमरे में आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया जा रहा था।
तो एक तरफ दुश्मन अपने हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था और दूसरी तरफ भारत एक ऐसा जवाबी हमला करने जा रहा था जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। ये शतरंज की बिसात थी, एक ही चाल में शाह और मात। और फिर ठीक रात 8 बजे प्रधानमंत्री पूरे देश के टीवी स्क्रीन पर आए, राष्ट्र को सीधे संबोधित करने के लिए। बस एक वाक्य, और इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये था ऑपरेशन ग्रीन लीफ का फाइनल ब्लो, दूसरा और आखिरी प्रहार। एक ही पल में दुश्मन की महीनों की प्लानिंग, उनका वो 60,000 करोड़ का पूरा प्लान रातों रात रद्दी कागज के ढेर में बदल गया। इस घोषणा का असर एक शॉकवेव की तरह था। दुश्मन का पूरा नेटवर्क सकते में आ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। वो ट्रक जो कुछ देर पहले तक एक जबरदस्त आर्थिक हथियार थे, अब सिर्फ कबाड़ से भरे हुए खड़े थे। यहां तक कहा जाता है कि इस साजिश के एक मुख्य किरदार खनानी ने ये खबर सुनते ही अपनी जान दे दी। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपने ऊपर होने वाले सबसे बड़े आर्थिक हमलों में से एक को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। ऑपरेशन ग्रीन लीफ की कहानी हमें एक बात बहुत साफ बताती है कि आज के दौर की लड़ाइयां सिर्फ सरहदों पर ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसी बनाने वाले कमरों में भी लड़ी जाती हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब हमला करने के तरीके इतने बदल गए हों, तो क्या बचाव के तरीके भी बदलने जरूरी नहीं हो जाते?